हेलो हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। जी स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे एक नया टॉपिक जो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता सिद्धांत के अंतर्गत मांग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मांग का नियम का अध्ययन भी आवश्यक है, जिससे कि हम उपभोक्ता सिद्धांत को भली भांति समझ सकें। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय, कीमत तीनों ही आते हैं। मांग का नियम हमें बताता है कि एक वस्तु की मांग पर बाजार में कई चीजों का या कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वयं उस वस्तु की कीमत क्या है, उपभोक्ता की आय कितनी है, उसकी रुचि, अरुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, इसमें स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, वस्तु की कीमत की भावी स्थिति क्या है या भावी कीमतों के संबंध में क्या आशाएं हैं, क्या अनुमान हैं। इन सभी का एक वस्तु की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो किसी वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मांग मात्रा को घटाते हैं। अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम अन्य बातों को स्थिर मानकर मतलब उपभोक्ता की आय या उपभोक्ता की आमदनी, उपभोक्ता की पसंद या डिमांड प्रीफरेंसेस, अन्य वस्तुओं की कीमतें, चाहे वो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें हों, चाहे वो पूरक वस्तुओं की कीमतें हों, भावी कीमत के संबंध में अनुमान, इन सबको स्थिर मान लेते हैं और केवल एक वस्तु विशेष की कीमत और उसकी मांग मात्रा में संबंध देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में क्या संबंध है। मांग का नियम हमें बताता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में गिरावट आएगी। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है, किसी की वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो उसकी मांग मात्रा में गिरावट होती है, उसकी मांग मात्रा में कमी होती है। डेफिनेशन के रूप में लॉ ऑफ डिमांड में हम ये डेफिनेशन देख सकते हैं कि जिसमें सैमुअल्सन ने कहा है कि लोग कम कीमत पर अधिक खरीदेंगे और उच्च कीमतों पर कम खरीदेंगे यदि अन्य चीज़ें समान नहीं, अन्य चीज़ें समान स्थिर रहें। इसमें स्थिर रहने का मतलब वही है, उपभोक्ता की आमदनी, उपभोक्ता की डिमांड, अन्य वस्तुओं की कीमतें। इसी प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि किसी वस्तु की मांग कीमत में गिरावट के साथ बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर कम होती है। फर्गुसन ने बताया है कि मांग की मात्रा कीमत के साथ साथ भिन्न होती है, कीमत कम होगी तो अधिक होगी और कीमत अधिक होगी तो मांग मात्रा कम होगी। इस प्रकार एक सामान्य डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि अन्य चीजें समान रहे, अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा कम होती है। मांग के नियम के लक्षण भी जैसे बताया कि
इनमें उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में। इसमें कीमत एक स्वतंत्र चर है और मांग मात्रा आश्रित चर है, अर्थात क्यू डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होगा उसी के अनुरूप मांग मात्रा में भी परिवर्तन होगा। कीमत कम होगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। अन्य बातों को स्थिर मान लेते हैं हम। अन्य बातों को स्थिर मानते क्यों हैं, यदि हम इस पर थोड़ी सा विचार करें। अन्य बातों को स्थिर मानने का कारण यही है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ेगी या कीमत के बढ़ने से उसकी मांग मात्रा घटेगी, तो ये जो कारक हैं, यदि इनको हम स्थिर नहीं मानेंगे तो ये पता नहीं चलेगा या ये हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा कि वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है वो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण हुआ है या अन्य फैक्टर्स जो हैं, अन्य कारक जो हैं, उनमें परिवर्तन के कारण हुआ है। इसलिए जैसे कि मांग का नियम हमें बताता है, एक सरल फलन के रूप में देखें, एक्स या क्यू डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई, वाई डी, टी, पी, ई। इनमें पी एक्स वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आमदनी, उपभोक्ता की रुचि, टी जो बोलते हैं टेस्ट, अन्य वस्तुओं की कीमतें, जनसंख्या का आकार, भावी कीमत की संभावनाएं, इस प्रकार से होता है। इसके लिए हम जैसे कि अभी बताया कि प्राइस स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मांग मात्रा डिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों में विपरीत संबंध होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक मांग अनुसूची या मांग वक्र की हम बात करें। मांग अनुसूची का मतलब होता है कि विभिन्न कल्पित कीमतों पर मांग की कितनी कितनी मात्रा होगी या विभिन्न कीमतों पर क्रेता एक निश्चित अवधि में कितनी कितनी मात्राएं खरीदेंगे, इसको हम एक मांग की अनुसूची के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक तरफ कीमत ले लेते हैं, दूसरी तरफ मांग मात्रा लेते हैं। यदि उसको हम चित्र में प्रदर्शित करें, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करें, तो हमें ये डिमांड कर्व प्राप्त होता है इस प्रकार का। इसमें आप देखें, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा दी हुई है, जबकि इसमें ऑरेंजेस की मांग मात्रा है, और वाई एक्स पर कीमत है। प्रारंभ में हम सपोज कीमत 10 है, तो कीमत 10 होने पर मांग मात्रा ऑरेंज की 2 ऑरेंज है। कीमत घटकर यदि 8 रह जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 5 हो जाती है। कीमत और घटती है, 6 रह जाती है तो मांग मात्रा 8 ऑरेंज हो जाती है, 8 संतरे हो जाती है। और जब कीमत घटकर 5 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर 10 हो जाती है। अर्थात जो जो कीमत कम होती जाती है मांग मात्रा बढ़ती जाती है, या इसको हम विपरीत क्रम में दे सकते हैं, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है मांग मात्रा घटती जाती है। तो ये जो मांग अनुसूची के अनुरूप इसको हम जैसे कीमत बना सकते हैं कि कीमत 5, 6, 8, 10 रुपये है, उसके अनुसार ही मांग मात्रा 10, 8, 5 या 2 संतरे हैं। ये हमारी एक मांग अनुसूची होगी, और इसके अनुसार यदि हम इसका रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें इसको, तो ये हमारा मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ डी डिमांड कर्व, ये मांग वक्र है, नीचे को गिरता हुआ है बाएं से दाएं, अर्थात ऋणात्मक स्लोप का है। ऋणात्मक स्लोप का मतलब यही है कि कीमत में और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अलग अलग मात्राओं पर अलग कीमत दर्शाई गई है। इसमें जो आगे हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर, घटने पर उसकी मांग मात्रा क्यों बढ़ती है। इसके 2 कारण होते हैं या 2 प्रभाव होते हैं। कीमत प्रभाव के 2 प्रभाव होते हैं, एक प्रतिस्थापन प्रभाव होता है और दूसरा आय प्रभाव होता है। दोनों ही प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के कारण ही कीमत प्रभाव जनित होता है, और जिसके कारण वस्तु की कीमत कम होने पर मांग मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट
देखते हैं ये मांग अनुसूची के दूर है। ये मान्यताएं हैं जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि आते स्वाद फैशन निरंतर बने रहते हैं, उपभोक्ता की आय में कोई बदलाव नहीं होता है, अन्य वस्तुओं की कीमतें कोई परिवर्तन स्थिर रहती हैं, चाहे वो पूरक वस्तुएं हों चाहे वो स्थानापन्न वस्तुएं हों। इसी प्रकार कमोडिटी एक सामान्य वस्तु है, कोई प्रतिष्ठा मूलक या कोई गिफिन वस्तु नहीं है और लोगों की कीमतों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो भविष्य के प्रति आशंसाएं जो है या एक्सपेक्टेशन जो है वो नॉर्मल है, कीमत बहुत ज़्यादा कम होने की या बहुत ज़्यादा अधिक होने की संभावना नहीं है। कुछ इस नियम के अपवाद हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मांग के नियम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अर्थात कुछ स्थितियों में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का या ऊपर से बाईं से दाईं और नीचे की ओर गिरता हुआ नहीं होता है। ये वक्रीय भी हो सकता है, सरल रेखा के रूप में भी हो सकता है, उसकी स्थिति अलग है। सबसे पहले है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स वे हीन वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं सामान्यतः हम यदि देखें 3 प्रकार की होती हैं, सामान्य वस्तु, हीन वस्तु और गिफिनर्स वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में इनका नाम एक अर्थशास्त्री हुए हैं रॉबर्ट गिफिन। इंग्लैंड में एक गरीब औद्योगिक बस्ती थी, उसमें उन्होंने अध्ययन किया था कि कीमत कम होने पर मांग मात्रा कम हो रही थी और कीमत के अधिक होने पर मांग मात्रा बढ़ रही थी। अर्थात जो मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड था, मांग का नियम था, उसके अनुसार लोग मांग के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। अर्थात मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे गिरता हुआ था या बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ था, धनात्मक ढाल वाला था। कीमत कम मांग मात्रा कम, कीमत अधिक मांग मात्रा अधिक। तो इसका रॉबर्ट गिफिन के नाम पर ही उन वस्तुओं को हम गिफिन गुड्स कहते हैं, जो सामान्य तौर पर बहुत हीन होती हैं और जैसे कि मैंने बताया जिनके कीमत प्रभाव के जो 2 प्रभाव होते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। गिफिन वस्तुओं का आय प्रभाव बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण कीमत कम होने पर लोग बाग उनको अच्छी वस्तुओं से रिप्लेस करते हैं। जैसे गुड़ और चीनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि गुड़ की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी तो लोग बाग गुड़ के स्थान पर चीनी प्रतिस्थापित करने लगेंगे, जिसके कारण गुड़ की कीमत कम होने पर गुड़ की मांग मात्रा और कम हो जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, नंबर 2 जो स्टेटस सिंबल को प्रतिष्ठा सूचक भी कहते हैं। इनको सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉर्नस्टीन वेबलेन ने बताया था, इसीलिए इनको हम वेबलेन गुड्स भी कहते हैं। जैसे विलासिता की वस्तुएं हैं, हीरा है, पन्ना है, वातानुकूलित ऐसी कारें हैं, इनकी जितनी कीमत अधिक होगी, या आभूषण हैं जिनकी कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही इनकी मांग अधिक होगी, जितनी कीमत कम होगी उतना ही आकर्षण के प्रति कम होगा, प्रतिष्ठा कम होगी और इन वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर मांग मात्रा अधिक होती है, कीमत के कम होने पर मांग मात्रा कम होती है। जैसे मैंने बताया अर्थशास्त्र में इसको हम वेबलेन वस्तु के नाम से जानते हैं, क्योंकि थॉर्नस्टीन वेबलेन एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इस संबंध में बताया था। प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं के संदर्भ में मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। इसी प्रकार भावी कीमतों के अनुमान के प्रभाव, भविष्य की कीमतों के बारे में क्या लोगों की उम्मीद है। यदि लोग बाग सोचते हैं कि भविष्य में कीमत बहुत अधिक होंगी, तो वर्तमान में अधिक कीमत होने पर भी लोग बाग अधिक मात्रा में क्रय करने के वस्तुओं का, क्योंकि उन्हें आशाएं हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि भविष्य में कीमतें और अधिक बढ़ने वाली हैं, जिसके कारण वो वस्तुओं का स्टॉक अपने पास रखेंगे और अधिक कीमतों पर भी अधिक मात्रा खरीदेंगे। यदि अधिकांश उपभोक्ता की एक्सपेक्टेशन ये है कि वस्तुओं की कीमतें भविष्य में कम होने वाली हैं, बहुत अधिक कम होंगी, तो उपभोक्ता कम कीमतों पर भी वस्तुओं की कम मात्रा का क्रय करेंगे। अर्थात भविष्य के प्रति क्या उम्मीदें हैं, कीमतों के बारे में क्या अनुमान है, उस पर भी मांग का नियम के लागू होने की संभावनाएं जो है वो धूमिल होंगी। आपातकाल
आपातकाल जैसे युद्ध है, ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता सामान्य व्यवहार होता है, क्योंकि माल की संभावना कम होती है, कीमतें अधिक होने पर भी लोग बाग वस्तुओं की मांग मात्रा अधिक हो जाती है, वस्तुओं को स्टॉक अपने पास रखते हैं कि भविष्य के प्रति उनकी जो मतलब ये कह सकते हैं आशंसाएं हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं होती हैं। सामान्य काल में वो फॉलो करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को, मांग के नियम को, लेकिन आपातकाल जैसे युद्ध आदि में या अकाल की स्थिति में वो मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार गुणवत्ता मूल्य संबंध, कुछ लोग जैसे कि अभी जो बताया था स्टेटस सिंबल वाली जो वस्तुएं होती हैं, अधिक कीमत पर भी अधिक गुणवत्ता से कुछ लोग बाग सोचते हैं कि जो अधिक गुणवान अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती हैं वो अधिक कीमत पर होती हैं, इसलिए उनके लिए अधिक कीमत पर भी वो अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मांग के नियम के विरोधाभास के रूप में हम जानते हैं। मांग वक्र में बदलाव, अभी हम जो बात कर रहे थे हम पुनः डिमांड कर्व के उसी डिमांड कर्व पे इस पे जाएंगे। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अन्य बातें समान रहती हैं, तो उपभोक्ता एक डिमांड कर्व के ऊपर या नीचे, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु ए बी सी डी, ये बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं, इन पर जाएगा। और जब वस्तु की कीमत के अलावा अन्य चीज़ों में परिवर्तन होता है, जैसे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए या उपभोक्ता के स्वाद में, रुझान में परिवर्तन हो जाए, भविष्य में कीमतों का परिवर्तन की संभावनाएं हो, पदार्थ की कीमत गिरावट की संभावना हो, तो इस प्रकार से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो डिमांड कर्व दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो दिखा रखा है डिमांड कर्व का विवर्तन जो दिखा रखा है, या तो बाईं ओर या दाईं ओर, दोनों तरफ हो सकता है। ये आपकी प्राइस दे रखी है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, तो प्राइस के अनुसार यदि केवल कीमत में ही परिवर्तन होगा तो मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता इसी डिमांड कर्व पर ऊपर या नीचे शिफ्ट होंगे, और यदि अन्य बातों में परिवर्तन होगा तो डिमांड कर्व बाईं ओर या दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज़ में दिखा रखी है। और ये वही है, उपभोक्ता की आय है, रुझान है, टेस्ट है, भविष्य के प्रति उपभोक्ता के एक्सपेक्टेशंस है, कीमतें कम होंगी अधिक होंगी, आपका जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन की संभावनाएं कैसी होंगी, संभावित खरीदारों की संख्या बढ़ने की या कम होने की संभावना होगी, उसके अनुसार ये शिफ्ट होंगे। ये दे रखा है जिसमें उपभोक्ता की आय यदि समान रहती है तो कीमतों के अनुसार ही विवर्तन होगा, अर्थात एक ही डिमांड कर्व पर होगा। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होकर दाईं हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय कम होती है तो डिमांड कर्व आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा, बाएं हाथ शिफ्ट होगा, अर्थात सभी वस्तुओं की मांग मात्रा कम हो जाएंगी आय कम होने पर। इसी प्रकार उपभोक्ता के रुझान है, किस प्रकार से नकारात्मक तो नहीं है, भविष्य के प्रति क्या रुझान है उन पर होता है, भविष्य में कीमतों की उम्मीद के संबंध में है। इसी प्रकार से संभावित खरीदारों की संख्या है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो डिमांड कर्व को शिफ्ट करती हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये टिप्पणी के रूप में आपको मांग का नियम आ सकता है। वैसे भी मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम किसे कहते हैं, मांग का नियम के अंतर्गत कीमत और मांग मात्रा में कैसे संबंध होता है, डिमांड कर्व किस प्रकार का होता है, इसके जो अपवाद हैं, चाहे वो गिफिन गुड्स के संदर्भ में हो, खास तौर से गिफिन गुड्स का ही है, रॉबर्ट गिफिन ने किया था, या फिर जो अभी बताया स्टेटस सिंबल्स के रूप में हो, या भविष्य की कीमतों में हो, आपातकाल हो, गुणवत्ता हो, इन सब चीज़ों का थोड़ा जानकारी बहुत आवश्यक है, जिससे कि आगे की चीज़ों को हम अध्ययन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आपको था मांग का नियम। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।